जय जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन आज्ञा समान। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, मैं नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शास्त्र में 16 संस्कार बताए हैं। जी हाँ, 16 संस्कार। उसी 16 संस्कार में एक विवाह संस्कार है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आज हम विवाह संस्कार के नियमों के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, विवाह शास्त्रोक्त विधि से विवाह पद्धति में जो हमारे मंडप बनाए जाते हैं वर कन्या के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं और उसका मतलब क्या है, क्यों रखी जाती हैं, इसी पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं विवाह मंडप की तरफ। ये तो आम जगह पर प्रचलित है, आप जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। वर और कन्या को विवाह मंडप में बैठाया जाता है, तो वह विवाह मंडप बांस का होता है और ऊपर से कुश की छाया होती है, अर्थात कुश से छाया गया होता है वो। और बांस की भी लंबाई भले ही कितनी बड़ी हो, लेकिन उसके ऊपर के हिस्सा को नहीं काटा जाता। उसमें जितनी भी टहनी हैं सब वैसे ही लगी रहती हैं। अगर बांस की छटाई होती है तो सिर्फ 7 फीट तक होती है, जहाँ तक हमारा मंडप रहता है, ऊपर छाया रहता है। इतना तो आप देख ही रहे हैं। और कुश से छाया जाता है, कुश हो, सरपत हो। तो क्या आप लोग जानते हैं कि मंडप जो है बांस का ही क्यों बनाया जाता है? और भी तो लकड़ियां हैं। आज तो इस आधुनिक चलन में यूकलिप्टस, अर्थात जिसको हम अपनी भाषा में सफ़ेदा कहते हैं, वो भी तो लंबा होता है। उसके ही पतले पेड़ को क्यों ना गाड़ कर उसके ऊपर मंडप बना लिया जाए। बांस का ही क्यों गाड़ा जाता है? चलिए, बांस हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का एक लंबा वृक्ष है। चाहे आप कह लीजिए सबसे लंबा वृक्ष है। लेकिन इसकी खासियत होती है कि बांस कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो झुक जाता है, वो झुक जाता है।
ये वर कन्या को संदेश देता है कि तुम कितने भी बड़े हो जाना, लेकिन अपने से बड़े माननीयों को, सम्माननीयों को आप हरदम सम्मान देना, उनके आगे झुक जाना। और झुकने का मतलब ही तो बहुत अच्छा है। भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम, गुरु वशिष्ठ तो मानव तनधारी थे और वो पार ब्रह्म परमेश्वर थे, लेकिन वो भी जो है उनके चरणों में झुकते थे आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद मिलता था उनको। ठीक वही भी चलन आज भी है, वही चलन। हम अगर अपने से बड़ों के आगे झुकेंगे, नतमस्तक होंगे, तो हमको तो आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ मिलेगा ही। इसलिए बांस का भी यही संदेश है वर कन्या के लिए। उस समय तो वर कन्या है, बाद में तो भाई हम लोग जैसे आम पुरुष हो गए, वो भी बाद में। तो इस सब के लिए संदेश है, मान लीजिए। लेकिन खासकर उस वर कन्या के लिए संदेश देता है बांस कि जैसे जीवन में तुम बहुत बड़े हो जाना, लेकिन झुक कर ही चलना, नम्रता का भाव हरदम अपनाए रहना। क्योंकि जो बड़ा होता है, जो फलदार होता है, वही झुकता है। सूखा पेड़ जो है वो कभी नहीं झुकता। यही कारण है, आंधी में आपने जो है बहुत से वृक्षों को गिरते हुए देखा होगा कि वो झुकते नहीं हैं, सीना चौड़ा किए एकदम टाइट हुए खड़े हैं, तो आंधी उनको जो है गिरा कर चली जाती है। लेकिन बांस या और ऐसे ही झुक जाने वाले वृक्ष, वो आंधी के गुजर जाने के बाद फिर से अपने हरे भरे स्वरूप में फिर से वापस आ जाते हैं। तो झुकना सीखिए, इसका कुछ परिणाम ही बेहतर होगा, परिणाम ही अलग होगा अगर आप झुकने की प्रक्रिया अपना रहे हैं तो। अगर सीना चौड़ा किए हुए सूखे वृक्ष की तरह खड़े हैं तो टूट जाना ही स्वाभाविक है, टूट जाएंगे। इसलिए क्यों ना हम नम्रता का भाव लेकर के लंबे बांस वृक्ष की तरह हम झुकना सीखें और आंधी के चले जाने के बाद फिर से हम जो है खड़े रहेंगे। यही संदेश देता है बांस। और इसका एक वैज्ञानिक पद्धति भी है कि यदि वर कन्या मंडप में रहें और बिजली का प्रकोप हो, विद्युत का, आकाशीय विद्युत का, या मान लीजिए आज अपने यहाँ बनावटी बिजली है, इसका भी अगर मान लीजिए कहीं से टचिंग हो गया, तो इससे भी जो है हम बांस जो है वो सुचालक होता है। वो बांस के ही द्वारा अर्थ उपा जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। अर्थ माने ज़मीन तो होता ही है, वो ज़मीन में चला जाएगा, हम उससे जो है बचे रहेंगे। आकाशीय विद्युत अगर गिर रहा है तो बांस के माध्यम से वो ज़मीन में समाहित हो जाएगा। और ऊपर कुश है, काश है, ये कुचालक होते हैं, इस पर विद्युत का कोई प्रवाह नहीं होगा। ये वैज्ञानिक पद्धति हुई और शास्त्रीय पद्धति हुई कि हमको नम्रता का भाव सिखाता है। ये तो हो गया बांस। अब आइए हम चलते हैं धान का लावा। धान का लावा आप देखे होंगे कि भाई जो है गमछे में धान का लावा जो है वो ऊपर डालता है वर कन्या के। तो लावा क्या संदेश देता है? धान का ही लावा क्यों हम जो है लगाते हैं उसमें? और भी तो लावे हो सकते हैं, मकाई का हो सकता है, बाजरे का हो सकता है, ज्वार का हो सकता है, और भी तमाम अन्न हैं जिसके लावे से हम जो है परस सकते हैं। लेकिन धान का ही लावा यहाँ क्यों अनिवार्य है? धान का लावा एक संदेश देता है वर कन्या को। यहाँ मान लीजिए वर जो है कन्या से कहता है
कि हम तुम अब जीवन के गाड़ी में दो पहिए के रूप से जो है चलना प्रारंभ कर रहे हैं। आज से तुम हमारी वामांगी हो। यह लावा जो है जिस प्रकार से बहुत तपाया गया, बहुत भूना गया, फिर भी लावे का छिलका लावे से अलग नहीं हुआ। तो हे वामांगी, आज से मैं तुमको अपना अर्धांगिनी समझता हूँ और इस मंडप में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमसे अलग कभी नहीं रहूँगा। यही लावे का संदेश है, यही प्रतीक है कि हम कभी अलग नहीं होंगे। हो गया लावा। हमारे यहाँ सिल और लोढ़ा रखा जाता है, लगभग सब जगह रखा जाता है। तो सिल और लोढ़ा को आपने देखा होगा कि बर जो है उस लोढ़े को अपने पैर से हटा करके ढकेल देता है, पैर से मार करके। तो जानते हैं ऐसा किस लिए है? पैर से जब मारते हैं लोढ़े को, वहाँ पर हमको वर कन्या को यह संदेश मिलता है। वर कहता है वधू से, हे वामांगी, हे अर्धांगिनी, हे प्रिय, हमारे तुम्हारे प्रेम के बीच में, हमारे तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर अगर कोई भी पहाड़ रूपी बाधा आएगा, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आएगी, तो क्यों ना वो पहाड़ जैसी विपत्ति हो, हम उसको ठुकराते हुए हम दोनों साथ चला चलेंगे। भले ही पहाड़ जैसी आफत क्यों ना हो। इसलिए वह जो है लोढ़े को अपने पैर से मार करके अलग कर देता है, दूर कर देता है। यही संदेश देता है, कोई आपत्ति पहाड़ जैसी हो लेकिन हम उसको ठुकरा कर आगे निकल चलेंगे। ये हो गया सिल लोढ़ा। और हमारी अवधी भाषा में तो काड़ी कहते हैं और लिखा पढ़े में इसको जो है ओखली भी कहते हैं। ओखली और मूसल, मूसल और ओखली रखने का प्रावधान है, लेकिन इसका भी एक रहस्य है। ये क्यों रखा जाता है विवाह मंडप में? इसको जो है आप शार्ट में ही, थोड़े में ही समझ लीजिए। संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को, संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को ये एक दर्शाने का माध्यम है। इसलिए हम ओखली और मूसल को रखते हैं। और तोता, तोता भी विवाह मंडप में जो है लगाया जाता है लकड़ी का बना करके, और वो भी बहुत बढ़िया हरे कलर में, पीले कलर में, वो उसको भी रंग करके उसकी भी आँखें बनाई जाती हैं, मुंह बनाया जाता है। तोता रखने का प्रावधान है, लेकिन क्यों? तोता बहुत अच्छा बोलता है, बहुत मधुर बोलता है, उसकी सुमधुर आवाज़ होती है। अब आप सोचते होंगे कि मोर भी जो है बहुत सुमधुर आवाज़ करता है, कोयल भी बहुत सुमधुर आवाज़ में गाना गाती है, ये भी तो लगाया जा सकता है। अब यहाँ एक अगर मोर लगाया जाए, अब आप कल्पना कीजिए कि तोता जितना बड़ा लकड़ी का बना करके लगाया जाता है, वास्तविक तोता उतना ही बड़ा होता भी है। अब अगर मोर लगाया जाए तो कितने बड़े बड़े मोर जो है लकड़ी के बना करके पूरे मंडप में बिछा दिए जाएंगे। यहाँ मोर नहीं लगाया जाता। और मोर का आहार भी सर्प होता है, इसलिए भी नहीं लगाया जाता है।
तोता जो है हरे रंग का होता है और हरा जो है शुभता का प्रतीक होता है और उसकी सुमधुर आवाज़ होती है। इसलिए यह प्रतीक है कि वर और कन्या जो है सुमधुरता को अपनाते हुए जीवन की गाड़ी में लगे हुए दो पहिए के रूप में पति और पत्नी हम लोग निरंतर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्म पथ पर चलते रहें। सुमधुरता का प्रतीक है तोता। और इसको तो जो है मान लीजिए हमारे गंवाई भाषा में इसको सुग्गा भी कहते हैं, इसलिए सुग्गा लगाया जाता है। कहीं कहीं हल गाड़ने का जो है प्रावधान है, हल गाड़ा जाता है मंडप में। हमारा भारत जो है बहुतायत कृषि से जुड़े हुए लोग हैं इसमें, इसलिए कृषि प्रधान देश भारत में मंडप में ये हल गाड़ने का विधान है। और ये हो गया। इसके बाद में हम आइए सूप पर चलते हैं, जिससे हम अनाज की सफाई करते हैं। सूप भी रहता है। उसका मतलब यह होता है, वर कन्या से कहता है या कन्या वर से कहती है कि यदि हम लोगों के बीच में कोई बुरे लोग आ जाएंगे, कुसंगति होती है, तो जैसा सूप अच्छे अच्छे दानों को ग्रहण कर लेता है अपने अंदर और खराब दाने को उड़ा देता है, उसी प्रकार से हे स्वामी या उसी प्रकार से हे वामांगी प्रिय, हम जो है गलत चीज़ों का बहिष्कृत कर देंगे, हटा देंगे अपने पास से, इसको आने नहीं देंगे। यह होता है सूप का रहस्य, इसलिए सूप रखा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं चकली, जिसको चकरी या अब आपके यहाँ जो भी कहते हों, लेकिन हमारे यहाँ अवधी भाषा में इसको चकरी कहते हैं, जिसमें दाल बनाई जाती है, दाल दली जाती है। चकरी के पाट रखे जाते हैं उसमें, ऐसा क्यों? तो चकरी के दो पाट होते हैं और इसका यह प्रतीक है कि हम पति और पत्नी, जैसे चकरी में दो पार्ट होता है वैसे पति और पत्नी दोनों हुए, तो और दोनों के चकरी और दोनों पार्टों के बीच में एक खूंटी लगती है, जो उसी खूंटी पर तो दोनों पार्ट चल रहे हैं। उसी प्रकार से वर और कन्या के बीच में एक विश्वास की डोर मजबूत होनी चाहिए, और जब तक विश्वास की डोर मजबूत रहेगी तब तक उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे चकरी के दोनों पार्टों के बीच में खूंटी मजबूती बनाए रहती है, दोनों को जोड़े रहती है, उसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में एक विश्वास की डोर को जो है मजबूती से बनाए रखना होगा। अर्थात विश्वास की डोर पर ही पति पत्नी का जीवन जो है वो चलता है। देखा जाए तो बड़ा मजबूत रिश्ता होता है ये पति पत्नी का, और नहीं तो बड़ा नाजुक रिश्ता भी है।
क्योंकि केवल एक डोर है इसकी, विश्वास की डोर। जहाँ दोनों में किसी को अविश्वास पैदा हुआ, अविश्वास ने जहाँ किसी के अंदर जन्म ले लिया, वहीं पर तो फिर जो है खटास हो जाती है। इसी पर एक हंसी की बात आती है कि बिजली और औरत, बिजली और विवाह, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे बिजली का सर्किट जो है एकदम अगर करेक्ट लगा हुआ है तो बिजली हमको पूरे घर में, हमारे समाज में या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में, सब जगह सार्वजनिक स्थलों में सब जगह उजाला देगी अगर उसकी सर्किट कायदे की लगी है तो। ठीक उसी प्रकार से विवाह भी है। अगर विवाह की भी सर्किट जो है ढंग से जुड़ी है, अर्थात विश्वास से जुड़ी है, तो वह भी जीवन भर उजाला देगा। इधर बिजली का सर्किट अगर कमज़ोर है, सर्किट ढंग से नहीं लगी है, तो छूने पर वह भी झटका देगी। और विवाह की सर्किट भी अगर कमजोरी, विवाह की सर्किट में भी अगर कमजोरी है तो छूने पर वह भी झटका ही देगा। इसलिए विवाह और बिजली में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, अर्थात दोनों एक समान है। तो चक्री का यही अर्थ होता है कि जैसे दोनों पार्ट जो है एक खूंटी पर निर्भर हैं, उसी प्रकार से जो है विश्वास की डोर पर पति पत्नी का रिश्ता निर्भर है। ये तो हो गया चक्री। यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, भात खवाई। भात खवाई का भी रस्म होता है, अर्थात लड़के के पिता को लड़की के पिता भात खवाई का रस्म अदा करवाते हैं। अपना जो कुछ भी होता हो, चाहे हाथ जोड़ के खिलाएं वो सम्मान से, चाहे कुछ नेक दे के खिलाएं, जैसे भी उनका वो अपनी बात है, अपनी जगह की है। लेकिन यहाँ भात ही क्यों खिलाते हैं? क्या रोटी भी तो चलती है या और भी तो खाद्य पदार्थ हैं बहुत से, मिठाई क्यों नहीं खा लेते? क्या भात ही जो है बड़ा अच्छा है? नहीं, भात का भी अपना रहस्य है। जैसे भात में दाल मिलाकर खाया जाएगा, उसको खूब लपेट करके, उसको खूब मिला करके, सान करके खाया जाएगा, उसी प्रकार से जो है यह प्रतीक है कि हम दोनों जो है एकदम आपस में गूंधे रहें, एकदम आपस में मिले रहें। विवाह में, हे मित्रों विवाह में पूड़ी का तोड़ा तोड़ी होय, तो विवाह के 10-20 दिन में छोड़ा छोड़ी होय। इसलिए जो है पूड़ी की खवाई नहीं रस्म है, भात की खवाई का रस्म है। जहाँ तक यही होते हैं विवाह मंडप के रस्म, और इनका पालन, नियम क्या बताते हैं, मतलब क्या है, जहाँ तक हमको अपनी जानकारी है हम आप लोगों के बीच में रखें। आप लोग इस कथा को, इस कहानी को श्रवण करें और लोगों में शेयर करें। ये बातें ही ऐसी हैं कि अगर हम लोग इसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो बाद में ये सब विलुप्त हो जाएंगी, तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इसको नहीं जान पाएंगी। इसलिए हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है कि हम अपने आने वाली संतान को इसके बारे में बताएं कि ऐसा क्यों किया जाता है। धन्यवाद। इस नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। इसका नाम नारायण पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जो पर्दे के पीछे छिपा हो उसको जो है आप उजागर कीजिए, उसको आप लाइट में ले आइए, इसलिए पारदर्शी चैनल है। और भी ऐसी ही रोचक जानकारियाँ, ऐसी रोचक बातें भक्ति से जुड़ी, समाज से जुड़ी, हम आप लोगों के बीच में लाते ही रहेंगे। रही बात आपके सहयोग की, आप लोग सहयोग कीजिए, मैं हरदम उपस्थित रहूँगा। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे दूध में घी छिपा होता है, मक्खन छिपा होता है, उसको मथ करके निकाला जाता है, उसी प्रकार से कथाएं हैं कि इनको जो है जो छिपा है तो
उसको हम मथ करके निकालने के बाद आप लोगों के बीच में रखते हैं, इसलिए आपके सहयोग की कामना है। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।